डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक का दो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि कॉन्सेप्ट अबाउट चार्ज पढ़े थे। उसके बाद से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो गए थे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए गए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अब स्टडी करेंगे, और वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो या तो अट्रैक्शन का होता है या तो रिपल्सन का होता है। वो चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे रिपल्सन का फोर्स हो, दोनों कंडीशन में जो फोर्स होगा वो दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है। बस अट्रैक्शन रिपल्सन डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर किस तरह से है, सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज दैट इज कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की स्टडी करेंगे, और ये टोटली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि इस वीडियो लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, फॉर्मूले बताए जाएंगे। इसके बाद से अगले वीडियो लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आओ नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से आता है, इसलिए इस हेडिंग को ऑलरेडी हम लोग कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहेंगे। इसलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ऐसे चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए वैलिड होता है जो कि चार्ज पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज का मतलब हो जो चार्ज का साइज हो नेग्लिजिबल हो। जैसे स्फेयर पे चार्ज देकर उनके बीच अगर फोर्स पूछे तो वहां पर जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स फाइंड करेंगे और जब एक्चुअल फोर्स फाइंड करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो इसको बोला जाता है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। अभी आगे चलकर ये भी बताया जाएगा कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। तो जब कॉन्सेप्ट इसमें लिख रहे हैं, इट इज वैलिड और ओनली पॉइंट चार्ज। ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए हमने यहां लिख दिया कि इस बात पे ध्यान देना है सबको। पॉइंट चार्ज अगर नहीं है तो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई नहीं होगा वहां पर। जैसे किसी रॉड पे चार्ज दे देता है और उसके बगल में एक पॉइंट चार्ज रख देता है, उनके बीच अगर फोर्स पूछता है तो ऐसे में इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए उस लाइन चार्ज पर एक वेरी स्मॉल चार्ज कट करना होता है, चार्ज एलिमेंट्री चार्ज कट करके उसके बाद से कूलम्ब्स लॉ से फोर्स फाइंड करके पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट करना होता है। तो देख रहे हो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ देखो अप्लीकेबल नहीं हुआ। कूलम्ब्स लॉ वहां अप्लीकेबल होगा जहां पर पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्जेस का मतलब जो चार्ज की साइज नेग्लिजिबल हो, ऐसे चार्ज पॉइंट चार्ज होते हैं। जैसे डायग्राम में भी देखो हम इस तरह से दिखा रहे हैं कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। दे आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दोनों का नेचर अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा। इनके जो बीच का सेपरेशन है ये R है, और दोनों चार्ज के बीच जो मीडियम है ये एयर मीडियम है। एयर है या तो फ्री स्पेस है या तो वैक्यूम है, क्योंकि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इनके बीच में जो मीडियम होता है उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, एयर मीडियम या फ्री स्पेस या वैक्यूम मान के हम चल रहे हैं। बाद में चल करके दोनों चार्जेस के बीच मीडियम भी फिलअप किया जाएगा और मीडियम फिलअप करके फिर फोर्स फाइंड किया जाता है, उसको बोला जाता है
डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में भी दो चार्ज के बीच फोर्स देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी एयर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या होगा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये Q1 चार्ज Q2 का रिपल्सन करेगा, Q2 चार्ज Q1 का रिपल्सन करेगा। तो ये एक दूसरे का लगने वाला म्यूचुअल फोर्स होता है। और जो भी म्यूचुअल फोर्स होता है, चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, मास के बीच लगने वाला फोर्स, मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स, ये सब आपस में म्यूचुअल फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं। और जो म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के द्वारा लगने वाली फोर्सेस होती हैं। और एक दूसरे के द्वारा लगने वाले जो फोर्सेस होती हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगती हैं ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। इसलिए ये जितना फोर्स उस पर लगाएगा उतना ही Q2 फोर्स Q1 पर अप्लाई करेगा। तो अप्लाइड फोर्स बाई Q1 ऑन द Q2 विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाई द Q2 ऑन द Q1, चाहे इनके चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो, जैसे 10 माइक्रोकूलम हो, वो 5 माइक्रोकूलम हो, फिर भी दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो Q1 जो फोर्स अप्लाई करेगा इस पर अप्लाई करेगा रिपल्सन का फोर्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 का Q2 पर लगने वाला फोर्स अगर हम इसको F1 मान लें तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स F2 होगा। और जो मैग्नीट्यूड F1 का होगा वही मैग्नीट्यूड F2 का होगा इज इक्वल टू F होगा। यानी F1 और F2 का जो रेशियो होगा वो होगा M1:1। हमेशा ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, म्यूचुअल फोर्स ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड। जैसे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और इनवर्स स्क्वायर लॉ है, देख लो, इसलिए यहाँ पे इनवर्स लिखा गया है, मतलब R का स्क्वायर का इनवर्स दैट इज 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स है और स्क्वायर है इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर कहा जाता है। तो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट में कुछ स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि यहीं पर तुरंत क्या करेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू k पुट कर देंगे। और जब कांस्टेंट का वैल्यू k पुट कर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल करके एक टर्म आएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी k कहा जाता है, विच इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं उसी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर k नहीं लिखना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम सिंपली कांस्टेंट a लिखते हैं और a का कांस्टेंट अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट a Q1 Q2/r स्क्वायर, ये आता है। A इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, और सीजीएस सिस्टम। डियर, अगर क्वेश्चन सीजीएस सिस्टम में दिया है तो सीजीएस सिस्टम में Q1 एंड Q2 हमने बताया था कि सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होगा वो ESU होगा। कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सीजीएस में दिया है, तो चार्जेस का वैल्यू ESU में दिया रहेगा। तो Q1 एंड Q2 ESU में होगा, जो R होगा वो सेंटीमीटर में होगा। तो Q1 एंड Q2 आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU एंड R इज, जो डिस्टेंस है R इज इन सेंटीमीटर। तो R अगर सेंटीमीटर में दिया हो और Q1 Q2 ESU में दिया हो तो समझ जाओ ये क्वेश्चन CGS में दिया है। और जब CGS में वैल्यू दिया रहेगा तो ऐसे कंडीशन में जो कांस्टेंट A है, ये जो कांस्टेंट A है डियर CGS में, इसका वैल्यू हो जाता है 1। CGS सिस्टम में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब CGS सिस्टम इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो तुम ही देखो कि दो चार्ज के बीच अगर फोर्स फाइंड करना है तो F इज इक्वल टू A का वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल Q1 Q2/r स्क्वायर।
ये सीजीएस सिस्टम में जब भी फोर्स फाइंड करना हो तो इससे देखो क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, जिसमें ए का वैल्यू 1 पुट कर दो, F इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से फोर्स आ जाएगा और इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डाइन भी होता है। एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है। चूंकि ये सीजीएस सिस्टम है इसलिए यहाँ पर देखो हम न्यूटन न लिख करके क्या पुट करेंगे, डाइन लिखेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग एकदम आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सीजीएस सिस्टम क्वेश्चन में दिया हो तो उसको एमकेएस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके F इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एमकेएस सिस्टम में दिया होता है, बट इन एमकेएस सिस्टम में Q1 एंड Q2 आर इन कूलाम। एमकेएस सिस्टम होगा तो ये कूलाम में दिया रहेगा एंड आर का वैल्यू मीटर में दिया रहेगा। तो ऐसे में जो फोर्स होगा, ऐसे में जो कांस्टेंट ए होगा, जो कांस्टेंट 1 था वो अब यहां पर हो जाता है ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एमकेएस में ए का इतना वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक नया टर्म मिला एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहलाता है एप्सिलॉन नॉट, या वैक्यूम की परमिटिविटी कहलाता है। अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये पर्टिकुलर फ्री स्पेस या एक तरह से कह सकते हो वैक्यूम की परमिटिविटी होता है। तो इसलिए अब जब फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे एमकेएस सिस्टम में, तो कांस्टेंट के स्थान पे यहाँ निश्चित हम लोग लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चूंकि ये एमकेएस सिस्टम में है इसलिए यहाँ पर जो फोर्स का यूनिट होगा ये न्यूटन होगा। देखो यहाँ हमने डाइन लिखा है, डाइन, और यहाँ हमने लिखा है न्यूटन। ये न्यूटन में फोर्स होगा और ये डाइन में फोर्स होगा। तो ये हो गया सीजीएस और ये हो गया एमकेएस। एमकेएस सीजीएस में अगर कंफ्यूजन हो, ना याद आवे, तो इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता और एमकेएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये जो 4 पाई लिखा है देख रहे हो यहाँ पर 4 पाई को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? 4 पाई को हिंदी में क्या कहेंगे? 4 को हम लोग कहेंगे 4, पाई को कहेंगे पाई, दैट इज 4 पाई को हम लोग कहेंगे हिंदी में 4 पाई। तो इस तरह से जो 4 पाई है अगर हिंदी में कहा जाए तो ये 4 पाई होगा। तो सीजीएस सिस्टम में 4 पाई नहीं होता और एमकेएस सिस्टम में 4 पाई होता है। तो जब भी सीजीएस सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां तुम 4 पाई यूज ना करो, और जब भी एमकेएस सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पर तुम 4 पाई यूज करो, उसके बाद से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस तरह से ये हो गया फॉर्मूला एमकेएस सिस्टम में और ये फॉर्मूला हो गया सीजीएस सिस्टम में। कैसे तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन सीजीएस में दिया है तो Q1 Q2 ESU में दिया रहेगा और R सीजीएस में सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हो गया सीजीएस, और अगर Q1 Q2 कूलाम में दिया और R मीटर में तो हो गया एमकेएस। तो सीजीएस सिस्टम में A का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, एमकेएस सिस्टम में A का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहां पे एक नया टर्म हम लोग को मिला है हेयर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से यूनिट देख सकते हो। अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा तो F यहाँ आ जाएगा, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, F यहाँ आ गया, तो कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। यहाँ से इसका हम लोग लिखेंगे कुलाम
कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच जो मीडियम रखा जाता है वो फ्री स्पेस है कि वैक्यूम है कि एयर है कि कोई अदर मीडियम है, तो इस हिसाब से वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये कहलाता है। और परमिटिविटी होता क्या है कि दो चार्ज के बीच मीडियम पर डिपेंड करेगा परमिटिविटी, कि दो चार्ज के बीच मीडियम क्या रखा गया है। तो परमिटिविटी उस मीडियम की प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास होने देने के लिए कितना सालीन है, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास होने देने की प्रॉपर्टी ये परमिटिविटी कहलाता है। तो परमिटिविटी अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, जिसमें कि एप्सिलॉन नॉट याद रखना कि पर्टिकुलर फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहलाता है या वैक्यूम की परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करने चलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में Q1 Q2 का वैल्यू दिया रहेगा, R का वैल्यू गिवन रहेगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये अपने तरफ से रख करके क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 पुट कर दें। देखो 8.86 इंटू -12, पाई का वैल्यू 3.14, 4 इज 4, तो ये सॉल्व करने पे आता है 9 इंटू 10⁻9। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखा जाता है 9 इंटू 10⁻9। इसलिए जो फार्मूला हो गया, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स एमकेएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो अपने तरफ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 पुट कर देना चाहिए और यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। न्यूटन इसका यूनिट होगा और ये फॉर्मूला यूज होगा इन एमकेएस सिस्टम। और इस पे थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देखें। बेसिक क्वेश्चन से ये फायदा होगा कि फॉर्मूला अप्लाई करने का मेथड समझ में आएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन, जैसे दो चार्ज हैं, यह है 10 ESU, ये चार्ज है 100 ESU, ये चार्ज है Q1 इज 10 ESU, Q2 इज 100 ESU। इनके बीच का जो सेपरेशन है ये 10 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच देखो फोर्स फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्ज। तो इनके बीच अगर फोर्स फाइंड करना है तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो दो चार्जेस हैं, ये दो चार्ज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सीजीएस में है, ईएसयू में है, और आर जो है सेंटीमीटर में है। इसलिए कंफर्म क्वेश्चन किस में है, सीजीएस में है। जब सीजीएस में है तो यहाँ क्या नहीं होगा, 4 पाई नहीं होगा। आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। दैट इज जब सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू डियर केवल फार्मूले के क्या आएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं होगा। Q1 का वैल्यू आ गया डियर 10, Q2 का वैल्यू आ गया 100
अपान r का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर इज 100, दैट इज 10 इंटू 100 अपान 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 डाइन आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं एकदम, फार्मूले का एप्लीकेशन यहां से समझ में आएगा। ये 2 चार्जेस हैं, Q1 इज 10 माइक्रोकुलाम, Q2 इज 5 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच का जो सेपरेशन R है यह है 3 मीटर। जो इनके बीच मीडियम है ये एयर मीडियम है। कोई दूसरा मीडियम अगर होगा तो ऐसे में वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी की आवश्यकता पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, डायरेक्टिव कांस्टेंट बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इनके बीच अगर हम लोग से कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे में तुम देख रहे हो कि जो R है वो मीटर में दिया है, Q1 Q2 माइक्रोकुलाम में दिया है, तो उसको कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे। जो कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो MKS में आ जाएगा, और R का वैल्यू MKS में दिया ही है, उस वजह से फोर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे जिसका आंसर न्यूटन में आएगा। इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला ये अप्लाई करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10 पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 पावर -6 अपान R का वैल्यू 3 का स्क्वायर इज 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखा जाए तो F इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 50, 10 इंटू 5 इज 50 इंटू 10 पावर -6 इज -12 और प्लस 9, दैट इज F इज इक्वल टू 50 इंटू 10 पावर -3, दैट इज फोर्स आ गया। F इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -2, MKS में आंसर न्यूटन में होगा, दैट इज आ गया 0.05 न्यूटन का फोर्स इसमें लगेगा। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन MKS में है कि CGS में है। वो क्वेश्चन देखने से समझ में आ जा रहा है कि MKS है कि CGS। MKS होगा तो वहाँ 4 पाई बिछेगा, CGS होगा तो 4 पाई नहीं बिछेगा। दैट इज CGS में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, MKS में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अगर 2 चार्ज के बीच कोई मीडियम ला के अगर फिलअप कर दे, एयर मीडियम ना हो दोनों चार्ज के बीच कोई फ्री स्पेस का नाम ना लिया हो, उसमें वैक्यूम का नाम ना लिया हो, कोई मीडियम ला के फिलअप कर दे, तो ऐसे में उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी की आवश्यकता पड़ता है फार्मूले में। एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको एप्सिलॉन R या K से भी इंडिकेट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी 2 परमिटिविटी का क्या होता है, रेशियो होता है। दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। दैट इज किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जब फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो उसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। अलग अलग मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग इसमें पढ़ना होगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी
मीडियम पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लें। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, that is vacuum, is known as relative permittivity of that medium. Their relative permittivity is equal to permittivity of मीडियम, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग को देखना है, अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी को देखो एक्साइलम आर से इंडिकेट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी एक्साइलम अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी एक्साइलम नॉट। एक्साइलम आर इक्वल टू एप्साइलम अपॉन एक्साइलम नॉट। तो ये दो परमिटिविटी का रेशियो है, इसलिए डियर यह होता है यूनिट लेस क्वांटिटी। इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। M0, L0, T0 यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, और इसी को डियर K भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दैट मीडियम। उस मीडियम के डियर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है। देख रहे हो, एक्साइलम आर इक्वल टू एप्साइलम अपॉन एक्साइलम नॉट, यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। दो मीडियम के बीच, कोई दो चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम है तो उस हिसाब से उसमें K अप्लाई करना होगा, और अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम है या एयर है तो K का वैल्यू वहां पर 1 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। फर्स्ट, और वैक्यूम दैट इज फ्री स्पेस, इसका K का वैल्यू 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। क्यों? क्योंकि जब वैक्यूम का तुम देखोगे तो वैक्यूम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी मिलके तो एक्साइलम नॉट अपॉन एक्साइलम नॉट मिलके तो 1 हो जाएगा। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी K इक्वल टू 1 होता है। और एयर की रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 1.0003 होता है, और 1.003 को नियरली 1 लिखा जाता है। इसलिए क्वेश्चन में अगर एयर का नाम ले लिया है तो वहां भी K का वैल्यू 1 ही पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि नियर अबाउट 1 के ही ये इक्वल है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड, और माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो माइका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका K का वैल्यू 6 होता है। तो ये सब जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चन में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम लेता है तो ऐसे कंडीशन में वह K का वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है। तो K का वैल्यू इसका देखो 6 हो गया, और वाटर का K का वैल्यू 81 होता है, और प्योर इंसुलेटर्स हम लोग जानते होंगे, जो प्योर इंसुलेटर की बात हमने किया, प्योर इंसुलेटर का K का वैल्यू 0 होता है, जो प्योर इंसुलेटर होते हैं। और जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं, प्योर कंडक्टर्स, उनका K का वैल्यू डियर इनफाइनाइट होता है। इसलिए कहा जाता है K लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 0। K का वैल्यू इनफाइनाइट और 0 के बीच लाई करता है। ठीक है डियर, तो इस तरह से आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पढ़े। एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में किस तरह से दोनों पे क्वेश्चन डेवलप होते हैं। सीजीएस का आंसर डाइन में आता है, एमकेएस सिस्टम का आंसर न्यूटन में आता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग फार्मूला पढ़ लिए, उस पे 2 बेसिक क्वेश्चन किए। अभी हाई लेवल के क्वेश्चन अलग से इस पे कराया जाएगा अगले लेक्चर में। और इसके अलावा इसमें अगर दो चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम लाके फिलअप कर देता है तो उस मीडियम का हमने बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी की आवश्यकता पड़ता है। और रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 2 परमिटिविटी का रेशियो होने के कारण ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो ये सारा कांस्टेंट हमने बता दिया। K का वैल्यू किसके लिए कितना होता है ये हमने बता दिया, यहाँ पर सब हमने पुट कर दिया। क्या रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन होता है इसको हमने लिखा, और फॉर्मूला हमने अप्लाई लिख दिया। इसी रेशियो को डियर K कहा जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 2 चार्ज के बीच जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर देते हैं तो K कैसे फॉर्मूले में एडजस्ट होता है। और फिर उसको पढ़ने के बाद से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। और उसके बाद से इस पे पूरे लेक्चर जबरदस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करें, रूम पर बैठ करके थ्योरीज को पढ़ें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। एक एक लाइन थ्योरी कंप्लीट बताया जा रहा है। जब भी लेक्चर सुने तो पेन और कॉपी रख करके तुरंत एक नोट्स बना लें। एकदम सीक्वेंस से पूरा सिलेबस आपका चल रहा है स्टार्टिंग से। पर्टिकुलर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया नोट्स बनावें और उसको रिवाइज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने बुक से बैठ करके खूब सॉल्व करें। ठीक है, खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।